हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लेट्स स्टडी करंट अफेयर्स में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भारत में होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा। $380 बिलियन के निवेश की उम्मीद। ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट में समुद्री क्षेत्र के लिए 70 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास पहल हार्टलैंड त्रिपुरा का 19 अक्टूबर को करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी। लंदन स्थित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग करेगी यूपी सरकार। पीएम मोदी ने देश को पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन नमो भारत की सौगात दी। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी तेज, इतने देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। आईआईएम उदयपुर में हुई 500 किलोवाट सौर संयंत्र की स्थापना, सतत विकास को मिलेगा बढ़ावा। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। भारत में होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा। $380 बिलियन के निवेश की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 30 अक्टूबर को से 2 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। सभा की अध्यक्षता आईएसए अध्यक्ष और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह करेंगे। इससे पहले आईएसए अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने छठी सभा में भाग लेने वाले देशों के दूतावास के अधिकारियों के साथ बातचीत की। छठी सभा में भाग लेने वाले अधिकारियों के साथ बातचीत। आईएसए अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री सिंह ने छठी सभा में भाग लेने वाले देशों के दूतावास के अधिकारियों के साथ बातचीत की। नई दिल्ली में बुधवार को एक संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा कि सौर ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण ऊर्जा परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि हमारा अनुभव बताता है कि नवीनीकरण स्रोतों में सौर ऊर्जा सबसे आगे है। किन मुद्दों पर होगा विचार विमर्श? ऐसे कि इस सभा में ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन को प्रभावित करने वाली पहलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें मिनी ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा पहुंच का सार्वभौमिकरण, त्वरित और परिनियोजन के लिए वित्त जुटाना और सौर ऊर्जा के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण में विविधता लाने जैसे विषयों पर फोकस रहेगा। 116 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ऐसे कि 116 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि संभावित देशों, भागीदार संगठनों, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारक अपने प्रतिनिधियों के साथ इसमें भाग लेंगे। फिलहाल आईएसए की छठी बैठक में भाग लेने के लिए 168 देश पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। आईएसए को COP21 के बाद भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन आईएसए को पेरिस में COP21 के बाद भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इस वर्ष सौर ऊर्जा में $380 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद। गौरतलब हो, विश्व निवेश रिपोर्ट वैश्विक सौर निवेश में 2022 में वृद्धि पर प्रकाश डालती है। $300 बिलियन से ज़्यादा 2021 की तुलना में 36% ज़्यादा है। एशिया प्रशांत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने चीन, जर्मनी और अमेरिका के साथ शीर्ष निवेशकों स्थलों के रूप में नेतृत्व किया। एक मजबूत सौर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट का मानना है कि हमें ग्रिड अवसंरचना और भंडारण के में निवेश करना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लानी चाहिए और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए उभरते बाजारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या है आईएसए सभा? आईएसए सभा आईएसए के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह निकाय आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित कार्रवाई से संबंधित निर्णय लेता है।
आईएसए की सीट पर मंत्री स्तर पर प्रत्येक वर्ष सभा की बैठक होती है। यह सौर ऊर्जा की तैनाती, निष्पादन, विश्वसनीयता, लागत और वित्त के संदर्भ में कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करता है। 109 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के हस्ताक्षर करता है, जिनमें से 90 देशों ने आईएसए के पूर्ण सदस्य बनने हेतु सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। भारत के पास आईएसए सभा के अध्यक्ष का पद है, जिसमें फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार सह अध्यक्ष है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 109 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह पूरी दुनिया में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है। पर्यावरण अनुकूलन भविष्य में पहुंचने के एक अस्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। आईएसए के मिशन 2030 में सौर ऊर्जा में $1 लाख करोड़ का निवेश करता है, जबकि प्रौद्योगिकी और इसके वित्त पोषण की लागत कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। आईएसए के सदस्य नीतियों और नियमों को लागू करके सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा मानकों पर सहमत होकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं। ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट में समुद्री क्षेत्र के लिए 70 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट 2023 में आज 2.37 लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश और रिकॉर्ड संख्या में 70 MOU पर हस्ताक्षर के साथ देश के सतत विकास में एक नई युग की शुरुआत हुई। यह बात केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दुनिया के सबसे बड़े समुद्री शिखर सम्मेलन में से एक ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट GMIS 2023 में कल बुधवार 18 अक्टूबर को दूसरे दिन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर समारोह के बाद कही। सर्बानंद सोनोवाल ने इटली, तंजानिया और श्रीलंका के मंत्रियों के साथ मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक भी की। इन द्विपक्षीय बैठकों में समुद्री संबंधों को मजबूत और प्रगाढ़ करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। समुद्री क्षेत्र के विभिन्न उद्योग में लगभग 70 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट GMIS 2023 में कितना लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश हुआ। दिन के दौरान बंदरगाह विभाग विकास और आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, बंदरगाह आधारित विकास, उद्योग और वाणिज्य, जहाज निर्माण, ज्ञान साझाकरण और बंदरगाह कनेक्टिविटी जैसे समुद्री क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में लगभग 70 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। निरंतर विकास पर केंद्रीय समझौता ज्ञापनों पर केंद्रीय पतन, पोत परिवहन, जल मंत्री और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग श्रीपद नाइक और शांतनु ठाकुर की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। भारत हरित टिकाऊ परिवहन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट GMIS 2023 के साथ भारत आत्मविश्वास है हरित टिकाऊ परिवहन की ओर आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल इंडियन मैरीटाइम समिट 2023 में आज 2.37 लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश, 70 MOU पर हस्ताक्षर के साथ देश के सतत विकास में एक नए युग की शुरुआत। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्री क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इसने भारत के लिए हरित टिकाऊ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। सोनोवाल ने कहा कि PM मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक विकास का अनुभव किया है। समुद्री क्षेत्र में कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि हम भावी विकास के विभिन्न आयामों पर प्रमुखता से जोर दे रहे हैं। मजबूत समुद्री संबंध बनाने के लिए चिन्हित उद्योग पर समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्बानंद सोनोवाल ने इटली, तंजानिया और श्रीलंका के मंत्रियों के साथ मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक भी की। पहली बैठक इटली के उप मंत्री, बुनियादी ढांचे और परिवहन बंदरगाह मंत्री एडोआर्डो रिक्सी के साथ थी। इस बैठक में पतन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय के सचिव TK रामचंद्र भी उपस्थित थे। दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच मजबूत समुद्री
संबंध बनाने के लिए चिन्हित उद्योगों पर समुद्री सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। दूसरी बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जंजीबार तंजानिया के ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य पालन मंत्री सुलेमान मसूद मैडम से मुलाकात की। तीसरी बैठक में श्रीलंका के बंदरगाह जहाजरानी एवं विमान मंत्री श्रीपाला डी सिल्वा ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को और मजबूत और प्रगाढ़ करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र के माध्यम से समुद्री व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और A2Z एग्जिट के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारत और बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर माल ढुलाई की संभावना तलाशने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। यह पहल भारत में बंदरगाहों का उपयोग करके भारत, बांग्लादेश और किसी अन्य देश से या भूटान से माल आयात करने के लिए आवश्यक व्यापार की मात्रा को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। समिट में पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने सत्र के दौरान क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों और पहलों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास पहल हार्टलैंड त्रिपुरा का 19 अक्टूबर करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बृहस्पतिवार 19 अक्टूबर को अगरतला में डेलाइट राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से शुरू की जा रही है एक कौशल विकास पहल हार्टलैंड त्रिपुरा का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग विषय में स्नातक छात्रों को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हार्टलैंड त्रिपुरा कार्यक्रम केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार की सहभागिता में अगरतला के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से डेलाइट द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को अगरतला में रविंद्र शतवार्षिकी भवन में प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग विषयों में स्नातक छात्रों को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह कार्यक्रम त्रिपुरा के लिए अगरतला के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कौशल विकास प्रमाणन पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट सेट प्रदान करेगा। इसमें चुनिंदा पेशेवर को भी इंटर्नशिप में चयनित होने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रमाणन इंटर्नशिप आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें बेहतर नौकरी करने की संभावना प्राप्त होगी। हार्टलैंड त्रिपुरा योजना के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और विश्लेषण संबंधी ज्ञान के साथ साथ व्यापारिक संचार तथा कार्यकारी निकटता जैसे लघु कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अवसर पर सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगी। त्रिपुरा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य जेल गृह और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री संतना चकमा विशेष अतिथि के तौर पर भाग लेंगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन और पेंशन की 42% की मौजूदा दर पर 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें केंद्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 18 अक्टूबर को यह मंजूरी दी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 1 जुलाई से होगी लागू। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जल केंद्रीय मंत्री की बैठक के बाद यह मीडिया से कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फार्मूले के अनुरूप है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा फायदा। बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर सालाना 12,857 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि इससे केंद्र सरकार के करीब 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। पीएम ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए सभी कलाकारों को बुधवार 18 अक्टूबर को बधाई दी और कहा कि पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक कलाकार ने भारतीय सिनेमा में अनुकरणीय योगदान दिया है। उन्होंने दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को विशेष रूप से बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने लोकप्रिय कलाकारों अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और कृति सेनन सहित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्य विजेताओं को भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर कहा कि फिल्म में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का पीएम मोदी ने देश को पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन नमो भारत की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार राष्ट्र को पहली हाई स्पीड रैपिड ट्रेन नमो भारत सौंप दी। उन्होंने दिल्ली मेरठ मार्ग पर प्रथम चरण में सहीबाबाद दुहाईखंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन करीब पूर्वाह्न 11 बजे सहीबाबाद में किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह खंड 17 किलोमीटर का है। यह ट्रेन करीब 12 मिनट में पूरा करेगी। इसी के साथ कुछ दिन बाद दिल्ली से मेरठ के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले मुसाफिरों का सफ़र सुगम हो जाएगा। यह हाई स्पीड ट्रेन का वंदे भारत की तर्ज पर नव भारत नामकरण किया गया है। दिल्ली मेरठ मार्ग पर इस परियोजना का 5वें चरण है। उद्घाटन से पहले इस ट्रेन का ट्रायल रन हो चुका है। इसने 152 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की गति का आंकड़ा हासिल किया है। यह हाई स्पीड रेल सेवा कल से पूरी तरह शुरू हो जाएगी। रैपिड रेल के संचालन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का गठन किया गया है। NCRTC केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त कंपनी है। इस परियोजना पर जून 2019 से काम शुरू हुआ था। परियोजना के बाकी चरणों का काम पूरा करने की सीमा जून 2025 निर्धारित है। आज से शुरू हुए पहले खंड सहीबाबाद दुहाई डिपो के बीच 5 स्टेशन हैं। इनके नाम सहीबाबाद, गाजियाबाद, गुलदहर, दुहाई और दुहाई डिपो है। निगम का दावा है कि यह भारत का पहला ऐसा ट्रेन सिस्टम होगा जिसमें ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यात्री मोबाइल फोन और कार्ड के माध्यम से भी टिकट खरीद सकेंगे। रेल कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर रहेगा। अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली रेफर किया जाता है तो इसके लिए एक अलग कोच की व्यवस्था है ताकि कम कीमत में मरीज को पहुंचाया जा सके। इस ट्रेन में दिव्यांगों के लिए अलग सीट तैयार की गई है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी तेज, इतने देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने को है। इस बीच मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि और निर्माणाधीन भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दुनिया के 160 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से देश भर में विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के प्रमुख संतों के अलावा विदेशों में रहने वाले हिंदू संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा जाएगा। 60 देशों के अतिथि भी कार्यक्रम में बनेंगे साक्षी। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी के अनुसार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 136 सनातन परंपराओं के 25,000 हिंदू संतों को आमंत्रित किया जाएगा। इस अवसर पर 160 देशों के अतिथि भी कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे। विदेश में रहने वाले हिंदू अब राम मंदिर के लिए चंदा भी दे सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमति दे दी है।
आईआईएम उदयपुर में हुई 500 किलोवाट सौर संयंत्र की स्थापना सतत विकास को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर ने अपनी परिसर में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र की स्थापना की है, जिसे सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह पहला कार्बन फुटप्रिंट को कम करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा। इस सौर संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 2500 यूनिट और सालाना 7.30 लाख यूनिट का उत्पादन संस्थान की 30% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का अनुमान है, जिससे प्रति वर्ष 18 लाख रुपये की अनुमानित वित्तीय बचत होगी। इसके अतिरिक्त और सौर संयंत्र संस्थान के समग्र कार्बन पदचिह्न के सालाना अनुमानित 543 टन CO2 की भरपाई करने की उम्मीद है। लंदन स्थित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग करेगी यूपी सरकार। ग्लोबल लेवल पर उत्तर प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर की धाक जमाने के उद्देश्य से यूपी सरकार ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में 6 से 9 नवंबर के मध्य आयोजित होने जा रहे हैं। टूरिज्म एक्सपो में उत्तर प्रदेश के बतौर ब्रॉड एवं ब्रॉड व फेयरवेल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। गुजरात के धोरडो मिला वेस्ट टूरिज्म विलेज का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिस कर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जाने रैपिड एक्स रेल में सफ़र का कितना होगा किराया। आम लोगों के लिए 21 अक्टूबर से होगी शुरू। देश की पहली रैपिड रेल प्रत्येक यात्री को अधिकतम 25 किलोग्राम लगेज संभाले जाने की अनुमति। इसरो ने एवॉट मिशन 1 TBD-1 लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। इसरो के स्पेस पोर्ट के पहले लॉन्च पैड से एवॉट 1 TBD-1 को लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह करीब 10 बजे अपने एकल चरण तरल रॉकेट के प्रक्षेपण के जरिए पहले क्रू मॉडल परीक्षण के साथ महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की यात्रा शुरू की। यह परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसरो का लक्ष्य 3 दिवसीय गगनयान अभियान के लिए मनुष्य को 400 किलोमीटर पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसरो के स्पेस पोर्ट की पहले लॉन्च पैड से एवॉट TBD-1 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान TBD-1 परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। रक्षा मंत्री ने प्रथम भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य क्षेत्र में प्राचीन राजनीतिक कौशल के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। इस मौके पर लगाई गई सैन्य प्रदर्शनी का भी रक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह का कहना है कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। रक्षा मंत्री ने पहले सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य बातचीत, कला, नृत्य के माध्यम से सदियों से विकसित भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने देश के प्राचीन रणनीतिक कौशल की खोज और समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी और भूमिका रही है, जिसका इस भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में प्रदर्शन देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा इससे वे भारतीय सेना और उनके वीरतापूर्ण कार्य के बारे में
अधिक जानने के लिए उत्साहित होंगे। इस मौके पर थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जे.पी. मैथ्यू और नेशनल स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह मौजूद थे। क्या है सैन्य विरासत महोत्सव? सदियों पुराने गौरवशाली सैन्य इतिहास और रणनीतिक संस्कृति के बावजूद लोग इसके विभिन्न पहलुओं से काफ़ी हद तक अनजान है। यह महोत्सव 21वीं सदी में सैन्य इतिहास और विरासत के साथ सार्वजनिक जुड़ाव स्थापित करना चाहता है। इसका उद्देश्य भारतीय सैन्य संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करना है। महोत्सव में सैन्य बैंड प्रदर्शन के माध्यम से सैन्य संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आर्मी सिम्फनी बैंड की प्रस्तुति, ब्रॉस बैंड प्रदर्शन और एक सांस्कृतिक पर्व के शामिल है। देश के लंबे और शानदार सैन्य इतिहास का जश्न मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के भारतीय विरासत संस्थान के सहयोग से एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। क्या है प्रोजेक्ट उद्भव? प्रोजेक्ट उद्भव स्वदेशी रणनीति विकास के केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यह पहल रणनीतिक शब्दावली और वैचारिक ढांचे को बुनने के लिए डिजाइन की गई है, जो भारत की दार्शनिक सांस्कृतिक विरासत में गहराई से अंतर्निहित है। यह प्रोजेक्ट मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना को एक मंच उपलब्ध कराता है, जो न केवल देश की ऐतिहासिक सैन्य दूरदर्शिता से मेल खाती है, बल्कि समकालीन युद्ध और कूटनीति का भी समर्थन करता है। यह परियोजना भारत के रणनीतिक विचार, सैन्य इतिहास के समृद्ध, विविध और खोए हुए खजानों की खोज करने के लिए गहन अनुसंधान, चर्चा, अध्ययन की एक श्रृंखला का संकेत देती है। थैंक यू। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।